हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज के लेक्चर में हम टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के टॉपिक को डील करेंगे। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होती है और फिर टेबल जो होता है इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें जहन में रखने होते हैं जब हम एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं डेटा प्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाया है। तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे 3.2 ये टेबल नंबर है। ये तीसरे चैप्टर में दूसरा टेबल है, तो कुछ ऐसे है। तो ये टेबल नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9th से 12th तक जो भी स्टूडेंट्स है, एक स्टेट के स्टूडेंट्स, एक स्टेट में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है फ्रॉम 9th to 12th उनके बारे में ये डेटा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 9th 10th 11th और 12th ये क्लासेस हैं ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर लेफ्ट से राइट की तरफ जो है ये है मेल फीमेल और फिर टोटल। यानी कि जब आप यहाँ से जाएंगे राइट साइड की तरफ तो ये 9th क्लास है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं और टोटल कितने हैं। और जो ऊपर से नीचे की तरफ ये सेल्स होते हैं इनको हम कॉलम, उसको हम कॉलम कहते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ है कॉलम, और फिर हॉरिजेंटली यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो होता है उसको हम रोज कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं वी हैव 1 2 3 and 4 columns and we have in this in total 1 2 3 4 5 and 6 rows इस टेबल में हमारे हैं। तो ये हमारा होता है टेबल, और इस तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट जब करेंगे तो इसको हम कहेंगे टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन में यही होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है उसको हम समराइज करके पेश करते हैं एक टेबल में, और टेबल में जो है डिफरेंट कैटेगरीज हम क्रिएट करते हैं, क्लासिफिकेशन जो है उसके मुताबिक, और अपने डेटा को जो है वो प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके का आपने बार बार देखा होगा कि डेटा को प्रेजेंट किया जाता है और इसको हम टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे सीखनी है वो ये कि एक टेबल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक टेबल के कौन से इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब हमें ये मालूम पड़ेगा कि टेबल के कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं तो ऑब्वियसली हम फिर एक टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। देयरफॉर आवर फोकस विल लार्जली बी ऑन कि टेबल के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनके बारे में अभी बात करेंगे। तो टेबल के बेसिकली आप याद रखिएगा कि 8 कंपोनेंट्स होते हैं। टेबल के 8 कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे आप यहाँ से टेबल नंबर, क्योंकि जब आप टेबल बनाएंगे तो यूजुअली इसको एक बुक में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा या एक पेपर में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और उस बुक में या उस पेपर में एक से ज़्यादा टेबल्स जो हैं वो हो सकते हैं, यूजुअली होते हैं एक से ज़्यादा। तो इसलिए टेबल नंबर जब हम रखते हैं तो वो हमें ये बताता है कि ये टेबल कहाँ पे लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है 3.2, तो इसका मतलब ये है कि ये तीसरे चैप्टर में दूसरा टेबल है। अगर यहाँ पे 5.6 होता तो उसका मतलब ये था कि ये 5th चैप्टर में 6th टेबल है। तो जब आप बुक्स अगर आप स्टडी करेंगे, रिपोर्ट्स अगर आप स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे जब कंटेंट्स होते हैं इन द बिगिनिंग तो उसके साथ साथ लिस्ट ऑफ टेबल्स भी होता है, लिस्ट ऑफ फिगर्स भी होता है। तो 3.2 वहाँ पे लिखा होगा और फिर इसके बाद जो है इसका टाइटल दिया होगा। तो इस 3.2 के जरिए से, यानी कि जो टेबल नंबर जो है इसके जरिए से आप टेबल को लोकेट कर पाते हैं। तो ये समझे कि ये टेबल का एड्रेस है। फिर टेबल टाइटल होता है। तो टेबल टाइटल हमें ये बताता है कि इस टेबल में कौन सी चीज डिस्कस हुई है या कौन सी चीज प्रेजेंट हुई है, किस चीज के बारे में ये डेटा है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि दिस डेटा इज अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्टेट, तो 9th से 12th तक। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसका टाइटल लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9th to 12th। तो उसके बारे में ये बात हो रही है। तो ये 2 चीजें हुई, पहला है टेबल नंबर और दूसरा है टाइटल ऑफ द टेबल। ये पहले हमने डिसाइड करना होता है। देन हमारा है कैप्शन और कॉलम हेडिंग्स, कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ ये जो स्लैब्स आप देख रहे हैं तो इनको हम कॉलम्स कहते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ कॉलम्स है, और हर कॉलम के पहला जो सेल इसका होता है, तो ये ऊपर वाले एक सेल है, तो पहले सेल में नाम लिखा होता है, नीचे क्या दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है
M का मतलब मेल है, तो ये 9th के मेल, 10th के मेल स्टूडेंट्स, 11th के मेल स्टूडेंट्स, 12th के मेल स्टूडेंट्स और टोटल मेल स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ फीमेल है, यहाँ पे टोटल है। तो ये जो हर कॉलम का समझिए आपके अपना एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं कैप्शन। कैप्शन मीन्स कि इस टेबल में क्या दिया गया है उसके लिए एक नाम हम जो है वो तय करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे, और इसको हम कहते हैं कॉलम हेडिंग्स भी, क्योंकि ये एक हेडिंग होती है जो हमें बताती है कि इस कॉलम में क्या लिखा गया है। तो इसी तरह चूंकि कॉलम की अपनी एक हेडिंग होगी तो रोज की भी अपनी हेडिंग्स होती है। तो दूसरा जो फोर्थ कंपोनेंट आपने याद रखना है टेबल का वो है स्टब्स और रो हेडिंग्स। तो स्टब क्या है? स्टब एक्चुअली है ये जो रोज होते हैं, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच रो जो है पहले सेल में, तो ये एक सेल है तो इसके पहले लिखा हुआ है कोई नाम, जैसे कि 9th 10th 11th 12th, तो इसको हम कहेंगे रो हेडिंग या इसको हम स्टब कहेंगे। तो स्टब है रो के लिए और कैप्शन जो है वो है कॉलम के लिए। तो ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट है टेबल का। फिर है बॉडी ऑफ द टेबल। अब बॉडी ऑफ द टेबल क्या है? ये जो डेटा दिया गया है यहाँ से 30 से आगे और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो जो भी डेटा एक्चुअल डेटा दिया गया है तो उसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द टेबल। देन वी हैव यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब देखिए यहाँ पे ये 30 है, 20 है। अब ये 30 क्या है? ये 30 टोटल 30 है या 30,000 है या 30 लाख है या 30 करोड़ है, तो ये हमने डिजिग्नेट करना होता है। ये पहले ही पता होना चाहिए कि ये कितना है। एक्चुअली यूनिट इसका क्या है? 30 वॉट। तो उसके लिए हम लिखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे राइट कॉर्नर पे ऊपर मैंने लिखा है टेबल के यूनिट इज इक्वल टू 1000। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज नॉट 30 एक्चुअली। 30 तो यहाँ पे मैंने लिखा, बट इट इज 30,000, इट इज 20,000, इट इज 50,000। तो अगर यहाँ पे हमने करोड़ लिखा होता तो फिर इट मींट इट वाज 30 करोड़, इट वाज 50 करोड़, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट डेजिग्नेट करना जो है ये ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर हमें पता चलता है अगर अब यहाँ पे आप लिखेंगे बड़े बड़े वैल्यूज़ लिखेंगे आप यहाँ पे, तो वो फिर दिक्कत पैदा करता है। तो इसलिए हम नटशेल में यहाँ पे जो है एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिख देते हैं, तो उससे फिर वही हम अप्लाई करते हैं सारे जो अंदर के वैल्यूज़ हैं उन पे, तो इससे आसानी हमारे लिए हो जाती है। हमने इस बड़े नंबर्स यहाँ पे नहीं लिखने होते हैं। तो ये रहा 6th कंपोनेंट। अब 7th कंपोनेंट है कि सोर्स ऑफ द डेटा। देखिए ये डेटा हमें मिला, ये लाया कहाँ हमने? हम ऐसे ही बुक में छपा देंगे या किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे विदाउट सेइंग कि हमने डेटा लाया कहाँ से है, तो दैट वोंट बी अप्रोप्रिएट, क्योंकि क्रॉस चेक के लिए ज़रूरी होगा उस बंदे के लिए कि वो ज़रा इसका जो ओरिजिन है, सोर्स है, उसको ये पता होना चाहिए। इसलिए क्या होता है, जिस तरह लेफ्ट साइड में राइट एक्सट्रीम पे ऊपर जो लिखा होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसी तरह नीचे लिखा होता है सोर्स ऑफ द टेबल। अक्सर आप टेबल के नीचे देखेंगे इस तरीके लिखा होता है कि सोर्स, और फिर दिया होता है नाम कि ये कहां से हमने लाया। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पेज नंबर ऐसा, या फिर आप इसमें ईयर लिखेंगे, पब्लिश किसने की, वो सब चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। सो ये पहले ही जो है इसके साथ ही हमने लिखना होता है, टेबल के साथ ही इसका ही एक कंपोनेंट है कि हमने इसका सोर्स भी मेंशन करना होता है। और फाइनली फुटनोट। तो फुटनोट में अगर अब हमने कोई चीज़ जो है वो बतानी हो, इंपॉर्टेंट चीज़ जो टेबल से जाहिर ना होती हो, वो हमने अगर बतानी हो अब रीडर्स को जो ये स्टडी कर रहे हो, तो वी शुड राइट दैट इन ए फुटनोट। फुटनोट जो है वो हम नीचे भी यूजुअली लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा है फिगर्स आर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। तो यहाँ पे ये जो आप 30 देख रहे हैं, इट कुड बी 29,700, इट कुड बी 31,200। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने इसको नियरेस्ट 1000 के साथ जो है वो राउंड ऑफ किया है। यानी कि इफ़ इट इज़ फॉर एग्जांपल 9,900 तो हमने उसको उसके लिए 10,000 लिखा है। तो ये जो राउंडिंग ऑफ हुई है वो तो यहाँ पे हमें नहीं दिखती है, तो इसके लिए जो है ये डेटा ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं है। फिर ये डेटा जो है इसको हमने राउंड ऑफ किया है, नियरेस्ट जो 1000 वैल्यू है उसके साथ इसको जुड़ाया है, उस वहाँ तक इसको लिया है। तो इसलिए वो चीज़
चीज़ क्लियर करने के लिए, वो अपने सामीन को बताने के लिए, अपने देखने वाले रीडर्स को बताने के लिए हम नोट भी एक लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है फिगर्स आर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। तो ये हमारे 8 कंपोनेंट्स है एक टेबल के, और जब भी आप टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इन 8 कंपोनेंट्स का आपको ख्याल रखना होगा। जब आप ये 8 कंपोनेंट्स कंप्लीट करेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि योर टेबल इज कंप्लीट। और जब आप वो करेंगे तो आपकी टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि टेबल के जरिए से डेटा को प्रेजेंट करना, वो काम आपने जो है फिर अच्छे से पूरा किया। यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।